हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 12th एटम्स को, जिसपे कि आज हम लोग को पढ़ना है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। इसमें पिछले लेक्चर पे हम लोग ने जाना था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमारा जो एटम्स तक जो सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब पूरा डेवलप हुआ कि एटम्स को हम लोग स्टडी करने लगे, एटम्स के अंदर चीजें देखने लगे, वो कैसे वहां तक चीजें पहुंची। तो अब चलते हैं हम लोग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो मॉडल है, मॉडल बनने के पहले रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो दिया था, उसके पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड इन 1911 गीगर और मार्सटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था जहां पर की क्या किया गया, दे डायरेक्टेड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उन्होंने एक 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बीम जो थी अल्फा पार्टिकल्स की, किसकी? अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि एमिट हो रहे थे 83 BI 214 से, ठीक है, जो कि क्या है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। वहां से उसको एक थिन मेटल गोल्ड फॉयल पर फॉल कराया जा रहा था। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल का सोर्स, इस अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया जा रहा था गोल्ड फॉयल में, और गोल्ड फॉयल के चारों तरफ कुछ इस तरीके से स्क्रीन लगी हुई थी, कुछ इस तरीके से स्क्रीन लगी हुई थी, जो कि रिकॉर्ड कर रही थी इस चीज को कि कहां पर कितने ज्यादा पार्टिकल्स फॉल हुए। जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल्स गए, यहां से जाने के बाद इससे टकराए, यहां से जाने के बाद क्या हुआ कि इससे टकराए गोल्ड फॉयल से, और यहां से टकराकर चारों तरफ ऐसे चले गए। तो ये टकराकर क्या हुआ, यहां पर वो हम लोग ने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स गए थे वो गए किधर, और फिर उससे चीजों को देखा गया, समझा गया कि कैसे क्या हुआ। क्लियर? तो ये था इनिशियल, कुछ इस तरीके का सेटअप था। उसी को अगर हम लोग चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो ये हमारा सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, वहां से अल्फा पार्टिकल्स की एक कॉलिमेटेड बीम बनाने के लिए लेड ब्रिक्स को ऐसे रखा गया। ये पूरा यहां पर वैक्यूम है, सारा पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम पर हो रहा है। यहां से फिर क्या किया गया, इन अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे डायरेक्ट किया गया, और ये जाकर ये जो यहां पर एक गोल्ड फॉयल मौजूद है, जो कि कितनी मीटर थिक है, 10⁻⁻8 मीटर्स थिक, ठीक है। कुछ इतनी पतली गोल्ड फॉयल यहां पर रखी गई और उस पे इन अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराया गया। तो ठीक है, तो द बीम वाज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन फॉयल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 10⁻⁸ अगर बोलना चाहे तो बोला जा सकता है कि इतने में इन्होंने इसको फॉल कराया। उसके बाद फिर देखा द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व, जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए उनको ऑब्जर्व किया गया थ्रू आर रोटेटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। यहां पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन और माइक्रोस्कोप मौजूद था, इसको ऐसे रोटेट किया जा सकता था, पूरा इस चीज को यहां पर ऐसे देखा गया, ठीक है। तो द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूस्ड ब्रीफ लाइट फ्लैशेस और सिंटिलेशंस। तो ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स थे, ये क्या कर रहे थे, ये बहुत ही छोटे छोटे लाइट फ्लैश या फिर सिंटिलेशंस उन्हीं को बोलते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे थे जब इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर ये फॉल हो रहे थे, ठीक है। तो these flashes may be viewed through a microscope and the distribution of the number of scattered particles may be studied as a function of angle of scattering। अब इन्होंने किया क्या कि यहां पर इस माइक्रोस्कोप और उस पे जो डिटेक्टर पूरा बनाया यहाँ पर, जिसपे कि ऐसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी और यहाँ पर माइक्रोस्कोप था। तो मान लीजिए कि यहाँ इस सोर्स से अल्फा पार्टिकल कोई आया और यहाँ पर से टकरा कर वो इधर चला गया, या अल्फा पार्टिकल आया वो टकरा कर इधर चला गया, या आ गया इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे चला गया। तो अब क्या होगा कि ज्यादातर मान लो इस तरफ चले गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब जिंक सल्फाइड की यहाँ जो स्क्रीन है और जो ये है डिटेक्टर हमारा यानी कि माइक्रोस्कोप, इसको जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये देखेंगे जो यहाँ पर लाइट फ्लैशेस दिखाई देंगे वो ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ऐसे दिखते नहीं है, अल्फा पार्टिकल्स हमें ऐसे दिखते नहीं है। वो अल्फा पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट फ्लैशेस जनरेट हो रही हैं वो हमें दिख जाएंगी, ठीक है।
तो वो जो हमारा लाइट फ्लैश है या सिंटलेशन जो है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो ये चीज हम लोग ग्राफ या फिर कह लीजिए कि जो डेटा है उसको ले सकते हैं, फिर उससे ग्राफ बना सकते हैं किसके किसके बीच में। ये जो स्कैटरिंग एंगल है कि इस पाथ से वो कितना डेविएट हो रहा है, इस स्कैटरिंग एंगल और उस स्कैटरिंग एंगल में कितना ज्यादा हमारा वहां पर पार्टिकल्स हैं, उसको अगर हम लोग चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पर देखेगी कि ये है स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल पर स्कैटर हो रहा है और कितना वहां पर पार्टिकल्स हैं, वो सारी चीजों को यहां पर ऐसे डिटेक्ट किया गया। तो जो ऐसी स्टडी करने के बाद एक ग्राफ निकल कर आया, तो आ टिपिकल ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये हम लोग का ग्राफ यहां पर निकलकर आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर देखिए, क्या क्या था कि ये हमारा हो गया एक इस एक्सिस पे स्कैटरिंग एंगल, ये क्या हो गया स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, इस तरफ स्कैटरिंग एंगल हो गया और ये इधर हो गया कि उस एंगल पर, उस पर्टिकुलर एंगल पर वो जो हमारा डिटेक्टर था वो कितने पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। यानी कि इस पे अगर हम लोग देखें कि इस पर्टिकुलर एंगल पर यहां पर कितने फॉल हो रहे हैं, यानी कि ये एंगल और इस एंगल पर, इस वैल्यू पर, ये जो हमारा स्क्रीन है, ये डिटेक्टर है, यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है, उसमें कितने नंबर्स फॉल हो रहे हैं, कितने फ्लैशेस या कितने सिंटलेशंस हमें दिख रहे हैं, वो चीज हम लोग अगर इसको देखें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। तो देखिए 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, तो नंबर्स यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर्स यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि स्मॉल एंगल्स पर जो नंबर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, कितने 10⁻⁷। तो अब इससे समझिए इस पे मतलब क्या है इसका। इसका मतलब ये है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने 0 डिग्री पर देखा या 0 डिग्री के नियर अबाउट देखा, क्या देखा 0 डिग्री के नियर अबाउट देखा, तो 0 डिग्री के नियर अबाउट देखने में ये पता चला, यानी कि डिटेक्टर जब हम लोग ने यहां पर रखा, ये हमारा 0 डिग्री के नियर अबाउट, तो ये देखा गया कि यहां पर 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं लगभग। ठीक है, और जब हमने एंगल को थोड़ा और बढ़ाया तो ये नंबर घट गया, थोड़ा और बढ़ाया तो नंबर घट गया, और बढ़ाया तो नंबर घट गया, और ये एंगल बढ़ाया तो नंबर और घट गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर टेंडिंग टू 180 हो रहा है एंगल। क्लियर? तो अब क्या हुआ यहां से देखें कि ये जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है, ठीक है, ये जो हमारे स्कैटरिंग एंगल है यहां पर ये कितना है, बहुत कम है, और मतलब ये जो एंगल है हमारा ये बहुत कम है। इस समय जो पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं उस डिटेक्टर में, वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे एंगल ऐसे बढ़ता गया वैसे वैसे जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं डिटेक्ट जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा इनमें डिक्रीज है। देखें यहां पर अराउंड 10 पार्टिकल्स मिल रहे हैं 180 170 के आसपास। 170 के आसपास हमें कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, अराउंड मतलब 10 से लेकर 100 के बीच में हमें यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मिल रहे हैं। 10 तो नहीं, 10 तो यहाँ पर है। 180 के अगर हम लोग टेंडिंग टू 180 हो जाए तब, या 180 पर जाए तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ निकल कर आया। तो यहां पर जो डॉट्स हैं, द डॉट्स इन द फिगर रिप्रेजेंट द डेटा पॉइंट्स एंड द सॉलिड कर्व इज थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन based on the assumption that the target atom has small dense and positively charged nucleus। ये एक्चुअल में ये रिजल्ट्स थे, ये डॉट है, और इसको फिर हम लोग ने फ्री हैंड से इस तरीके से कर दिया, जो कि एक हमारी एक फिटिंग कहलाती है, फिट कहलाता है, एक ग्राफ फिट करना इसको कहते हैं। तो ये चीज हमारी बनी। तो मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल, जो बहुत ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर पास हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है मान लीजिए ऐसी, ठीक है, गोल्ड फॉयल है हमारी ऐसी, ठीक है, गोल्ड फॉयल है हमारी ऐसी। अब इस गोल्ड फॉयल में अगर पूरा ऐसा सॉलिड हो तो अल्फा पार्टिकल अगर आएगा तो टकरा जाएगा। अगर मान लीजिए गोल्ड फॉयल है तो अल्फा पार्टिकल आएगा, टकरा जाएगा। तो 0 डिग्री पर जब आ रहा है, ये 0 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर हम लोग देख रहे हैं, आ तो 0 डिग्री पर ही रहे, और जो स्कैटरिंग एंगल है वो अगर हम लोग देखें
तो वो नियर टू जब 0 डिग्री है तो हमें ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इससे पास करेंगे तभी तो डिटेक्टर के पास पहुंचेंगे। जब यहां पर इस गोल्ड फॉयल को ये पास कर जाएंगे तभी तो यहाँ जब डिटेक्टर यहां पर होगा तब वहां तक पहुंचेंगे। हाँ है ना, बिल्कुल सीधा सा यहां पर रीजनिंग है। यानी कि अगर यहां पर देखा जाए प्लम पडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग, तो जो एटम्स हैं वहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज फील्ड था, पूरा कैसा था, पॉजिटिव चार्ज फील्ड था। और अगर ऐसा था तो फिर अल्फा पार्टिकल्स को तो इससे पास होना ही नहीं चाहिए, अल्फा पार्टिकल्स को तो इससे पास होना ही नहीं चाहिए, यही होता, जबकि अल्फा पार्टिकल्स तो पास हो रहे हैं। ठीक है, समझ पे आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किसी भी तरीके का कोलिजन सफर ही नहीं कर रहे। ठीक है, इट मींस दैट दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन, वहां पर किसी भी तरीके का कोलिजन हो ही नहीं रहा है। वहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो उस एटम की अगर हम लोग बात करें, या जो गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल से उस पर किसी भी चीज से टकरा ही नहीं रहा है, इसी कारण से तो वो एकदम पास हो जा रहे हैं। वरना अगर कोलिजन होता तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती। तो ओनली अबाउट 0.14 of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree and about 1 in 8,000 deflect by more than 90 degree। यानी कि कम इस पे हम लोग ने ये देखा कि 0.14 जो अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए उतने नंबर्स का अगर हम लोग देखें तो 0.14 भी हम क्या नहीं हुआ, हमारा 1 डिग्री से ज्यादा पर स्कैटर हुए। और एक इन 8,000 एक पार्टिकल इन 8,000 डिफ्लेक्ट बाय मोर देन 90 डिग्रीज। तो देख रहे हैं यहां पर इस पे और इस पे डिफरेंस। अगर 1 डिवाइडेड बाई 8,000 करें हम लोग, 1 डिवाइडेड बाई 8,000 अगर हम लोग करते हैं तो ये हमें मिलता है नंबर कितना, 0.000125। और ये जो नंबर है ये है कितना, 0.14। यानी कि 0.14 अल्फा पार्टिकल्स 1 डिग्री पर हमें मिले। जितने भी हमने अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे उसके इतने पार्टिकल्स हम लोग को मिले, जितने भी वहां से सोर्स से निकले थे उसके 0.14 1 डिग्रीज पर हमें मिले। जबकि 90 डिग्री से ज्यादा पर जो हम लोग को मतलब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल जब हम लोग ले रहे हैं तो वहां पर जो हम लोग को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है कि एक पार्टिकल जब 8,000 वहां पर पार्टिकल्स हों। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है हमारा, ये बहुत ही हमारा छोटा अमाउंट है। यानी कि जितने भी हम वहां से नंबर्स वहां से भेजें उसमें सिर्फ इतने, या ऐसा तो आप समझ ही सकते हैं कि 1 in 8,000। जिससे कि ये समझ पे आया कि देखो अल्फा पार्टिकल्स को बैकवर्ड डिफ्लेक्ट होने के लिए एक लार्ज रिपल्सिव फोर्स की जरूरत होगी, तो रदरफोर्ड आर्ग्यूड दैट टू डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स बैकवर्ड इट मस्ट एक्सपीरियंस अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स। यानी कि जहां पर हमारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं और उनको पूरी डायरेक्शन चेंज करके अगर वापस आनी है, यानी कि अबाउट 180 डिग्री अगर उनको वापस आना है, बैकवर्ड्स की बात तो यही है ना, तो इसके लिए जो हमारा रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत लार्ज वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो दिस फोर्स कुड बी प्रोवाइडेड, इस फोर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है जब ज्यादातर पार्ट जो उस एटम के मास का हो वो कैसा हो, हमारा एक तो पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा बहुत ही छोटे सी जगह पर कंसंट्रेटेड हो, तो then the incoming alpha particle could get very close to the positive charge without penetrating it and such a close encounter would result in a large deflection। जिस कारण से क्या होगा कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होगा, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी सी जगह पर
रखा हुआ है तो ये उसके बहुत पास तक पहुंच पाएगा, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फिर वहां से डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सा यहाँ पर कुलाम जो है, कुलाम्बियन रिपल्सन यानी कुलाम फोर्स जो है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर कि वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर दोनों यहाँ पर सेम चार्ज होते हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को मिलता है, हाँ है ना। अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं तो दोनों सेम चार्ज होने की वजह से फोर्स रिपल्सिव है। फोर्स कैसा है? रिपल्सिव है। अब यहां पर बात यह आती है कि इस फोर्स को अगर बड़ा होना है, अगर इस फोर्स को क्या होना है? बड़ा होना है, तो ये जो आर की वैल्यू है ये बहुत छोटी होनी चाहिए। ये जो आर की वैल्यू है बहुत छोटी होनी चाहिए। तो अब देखिएगा, समझिएगा, इसी से ही रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया कि जो एटम का ज्यादातर मास है वो एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या हो गया यहां पर? Q1 हीलियम यानी कि हीलियम डाइपॉजिटिव यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, और Q2 हमने ये माना एटम के अंदर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो, तो यहां पर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सन होगा। बट उसको बड़ा करने के लिए, एक लार्ज रिपल्सिव फोर्स ऑब्टेन करने के लिए, जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको बहुत ही छोटे से जगह पर होना पड़ेगा। उस छोटी सी जगह के लिए आर की वैल्यू बहुत कम होगी, यानी कि ये जो होगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होगा एक छोटी सी जगह पर, एक सेंटर पर ऐसे कंसंट्रेटेड होगा। तो यही है यहां पर कि दिस फोर्स कुड बी प्रोवाइडेड, इस फोर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है इफ ग्रेटर पार्ट, अगर ज्यादातर पार्ट जो है मास का, उस एटम के मास का, वो कैसा हो? एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड हो और पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जिसके कारण से देन द इनकमिंग अल्फा पार्टिकल कुड गेट वेरी क्लोज, जिसकी वजह से आर की जो वैल्यू मैंने यहां पर दिखाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत छोटी हो जाएगी। तो then the incoming alpha particle could get very close to positive charge without penetrating it, and such a close encounter would result in a large deflection। और ये जो यहाँ पर क्लोज एनकाउंटर होगा, जिसके कारण से वहां पर हमें एक लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो दिस एग्रीमेंट सपोर्टेड द हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मॉडल, और ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट था एक्चुअली यहाँ पर हमारा ये कह लीजिए या एग्रीमेंट ही बोल लीजिए, यानी कि ये जो बातें थी, जो सारी चीजें थी, वो क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी हाइपोथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एटम को, यानी कि एक एटम पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। दिस इज वाई रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। इस कारण से रदरफोर्ड को बोला जाता है कि उन्होंने इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की। ठीक है, कि एटम पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो in Rutherford's nuclear model of the atom, the entire positive charge and most of the mass of the atom are concentrated in the nucleus with the electrons some distance away। तो in Rutherford nuclear model, तो ये जो Rutherford nuclear model है, इसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक छोटे से हमारा जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, और उस पूरे एटम का जो मास होता है वो एक छोटे से जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ डिस्टेंस दूर पर ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, जैसे कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इसी कारण से इसको कभी कभी प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। तो रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट किया कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर के आसपास हो सकता है। ये रदरफोर्ड का सजेशन था, यानी कि वही एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो भी चीजें निकली थी उसको एज अ समराइज उन्होंने जब किया तो ये चीजें निकली। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी द साइज ऑफ एन एटम वाज नोन टू बी 10⁻⁻10 मीटर्स। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, उससे हम लोग को ये पता था कि जो एटम का साइज है वो है 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखिए पिछले स्लाइड पे दो इंफॉर्मेशन आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है, कि
देखो 10⁻⁻10 मीटर्स को हम लोग एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो कभी भी जब एटम की बात होती है तो ये बोला जाता है कि एटम हमारा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। 2, 3, 4, 6, 5 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से, या 10 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसे क्या यहाँ पर है, डिफरेंट डिफरेंट एटम, डिफरेंट डिफरेंट साइज, बट जो उसका ऑर्डर होता है वो हमारा एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है उसका साइज ये होता है, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का उस पर और भी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना है। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल प्रिडिक्ट द सॉलिड कर्व which is seen to be in good experiment with the experiment. Thus the electron would seem to be at a distance from the nucleus of about इतना to इतना times the size of the nucleus itself. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के साइज के, इस न्यूक्लियस के साइज के अराउंड 10,000 या 1,00,000 टाइम्स दूरी पर ये ऐसे मौजूद है। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके का कि एक मतलब एक जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, तो एक क्लासरूम अगर एक एटम है, एक बड़ा सा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में ये जो पेन की टिप होती है, पेन की जो एकदम जीरो छोटी सी टिप जो होती है 0.5 mm की जो टिप होती है, इतनी छोटी सी टिप अगर न्यूक्लियस है तो पूरा जो क्लासरूम है वो एटम है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी टिप्स को हमें जोड़ना होगा तब जाकर, अगर क्लासरूम को हम देखते हैं कि उसका हमें सेंटर से डिस्टेंस बाउंड्री तक कितना होगा, तो वो 10,000 से लेकर 1,00,000 टाइम्स तक हो सकता है। तो दस मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस, तो ज्यादातर जो हिस्सा है वो एटम का वो कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। With the atom being largely empty space, it is easy to see why most alpha particles go right through a thin metal foil. अब क्योंकि जो ज्यादातर हिस्सा है इस पूरे एटम का वो कैसा है, खोखला है। ठीक है, इस पूरे मॉडल पर ये था कि जो ज्यादातर हिस्सा है एटम का वो कैसा है, हॉलो है, एम्प्टी स्पेस है, जिस कारण से वहां से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास होकर तभी वो पार कर पा रहे थे उस गोल्ड फाइल को। वरना अगर ये जो एटम है वो सॉलिड होता तो क्या होता कि वहां से चीजें नहीं जा पाती, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गुजर नहीं पाते। ठीक है, तो हाउ एवर व्हेन अल्फा पार्टिकल्स हैपन टू कम नियर अ न्यूक्लियस, द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड देयर स्कैटर्स इट थ्रू अ लार्ज एंगल्स। बट होता क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, तो यहां पास से जब गुजरता है तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, वरना जो इसके दूर से गुजरता है वो अनडेविएटेड ऐसे निकल जाता है, बट इसके पास से जब जाता है तो ऐसे चला जाता है। ठीक है, समझ गए ये चीज ऐसे। तो द एटमिक इलेक्ट्रॉन बीइंग सो लाइट डू नॉट एप्रिसिएबली अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अल्फा पार्टिकल के मोशन को नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही हमारे कम वैल्यू के होते हैं, इस कारण से इस पे कोई ज्यादा इस पे इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि इनका मास जो होता है वो अल्फा पार्टिकल से बहुत ही कम होता है, तो अल्फा पार्टिकल को ये डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं कर पाते। द स्कैटरिंग डेटा कैन बी एनालाइज्ड बाय एम्प्लॉइंग रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब अगर हम लोग जो स्कैटरिंग डेटा था उसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ जो एटम जो अभी हम लोग ने देखा, जहां पर कि ये माना कि ज्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, छोटी सी जगह पर बीच में न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके साइज की बात हुई, एटम की साइज की बात हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पर आती हैं। फिर इस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को जब हम लोग ने यूज किया स्कैटरिंग डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या क्या बातें निकल कर आई, वही चीज। तो एज द गोल्ड फॉइल इज वेरी थिन, इट कैन बी एज्यूम दैट अल्फा पार्टिकल्स विल सफर नॉट मोर देन वन स्कैटरिंग ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू इट। यानी कि गोल्ड फॉइल को हम लोग ने इतना पतला बना दिया था कि वो 1 एटम थिक मान रहे हैं। तो 1 एटम अगर थिक माने, यानी कि अगर ये जो आपको थिकनेस दिख रही है यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम हो, तो अल्फा पार्टिकल अगर ऐसा है तो वो एक पार्टिकल से ही होता हुआ जाएगा, तो जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो एक एटम के लेवल तक हम लोग उसको लेकर जा रहे हैं। तो therefore computation of the trajectory of an alpha particle is scattered by a single nucleus is enough। तो अब यहां पर अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें, अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम, तो उस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है 2e का, क्योंकि जो हीलियम होता है वो होता है 2He4। अब इसमें होता क्या है कि इसके जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब हटा दिया जाता है और फिर जो पार्टिकल बचता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट होते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो हमारे हीलियम एटम के बराबर होता है, क्योंकि भाई 2He डाई पॉजिटिव होता है। ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दो प्रोटॉन है यहाँ पर, दो प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन भी है, बट जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनको यहां से हटा दिया गया, तो वो जो बनता है वो बनता है हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब यहां पर द चार्ज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज इतना, अब जेड उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो गोल्ड के लिए 79 हो जाएगा। तो सिंस द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट 50 टाइम्स हैवियर देन द अल्फा पार्टिकल्स, अब क्योंकि जो हमारा गोल्ड का न्यूक्लियस है वो 50 टाइम्स हैवियर है अल्फा पार्टिकल्स थे, तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, पूरे स्कैटरिंग प्रोसेस में ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, वो इधर उधर नहीं हिलेगा। मतलब समझिए आप कि अगर आपका वजन कितना है, मतलब आपका मास कितना है, वजन नहीं, आपका मास लेटर सपोज 50 किलोग्राम्स है, तो 50 किलोग्राम्स से 50 गुना ज्यादा, यानी कि 50 किलोग्राम्स इंटू 50 जब आप लोग करेंगे तो कितना बन जाएगा बताइए, 2500। 2500 किलोग्राम्स को क्या आप हिला सकते हैं? नहीं ना। वही चीज यहां पर भी है कि जो अल्फा पार्टिकल है उनका मास और जो न्यूक्लियस है गोल्ड का उसका मास, उसमें अंतर यह है कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो 50 टाइम्स हैवियर है देन अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो ऐसा रहता है कि वो जो गोल्ड पार्टिकल्स का जो हमारा गोल्ड एटम्स का जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्टेशनरी है। तो अंडर दीज assumptions the trajectory of an alpha particle can be computed employing Newton's second law of motion and the Coulomb's law of electrostatic force of repulsion between the alpha particle and the positively charged nucleus। तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो अल्फा पार्टिकल है वो आएगा और आकर ऐसे चला जाएगा, इस चीज को हम लोग यहां पर बना सकते हैं, ठीक है। किसका किसका यूज करके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि यूज होता ही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स उसका हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं चीजें, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें उस गोल्ड फॉयल के न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में, तो वो होगा 1/4πε0 2E/ZD अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आर है डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, वो भी न्यूक्लियस के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो है यहाँ पर आर, ठीक है। तो द फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द अल्फा पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियस। अब कुलाम लॉ से हमें ये पता है कि जो दो चार्ज हैं उनमें लगने वाला जो फोर्स होता है वो उस लाइन के अलोंग होता है जिस लाइन से इन दोनों को मीट किया जा सके। यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स अगर हम लोग देखें तो ये इस तरफ होगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों यहां पर क्या हुए, पॉजिटिव ना हुए, यानी कि सेम जो नेचर है उसके चार्ज नहीं हुए, तो क्या होता है यहाँ पर जैसे पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो इसी लाइन पर ही अट्रैक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन पर, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन एन अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स अप्रोचेस द न्यूक्लियस एंड रिसीड्स अवे फ्रॉम इट। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है फोर्स का अल्फा पार्टिकल पर वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता है या फिर उससे दूर जाता है। क्यों? क्योंकि पास आएगा, पास आने की वजह से यहां पर अगर हम लोग देखें, लेट सपोज यहां से ऐसे पास आया, तो यहां से पास आने की वजह से क्या होगा, ये जो अल्फा पार्टिकल है और ये जो ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस घटती जा रही है। अब क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस घटती जा रही है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस क्योंकि घट रही है तो फोर्स हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या फिर इसको बोला जा सकता है
F is directly proportional to 1 upon r square, यानी इस क्वांटिटी को अगर हम लोग बोलें तो F is directly proportional to 1 upon r square, या फिर F is inversely proportional to r square। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इसका मतलब कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये घटेगा, बट यहाँ पर क्या हो रही है, ये वैल्यू घट रही है तो ये फोर्स बढ़ेगा, तो इस पे फोर्स बढ़ेगा, और साथ ही में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा। कैसे? जब अल्फा पार्टिकल यहां रहा होगा तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पर, जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पर रहा होगा तो ये इस पे लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पर, जब ये यहां पर रहा होगा तो ये इस पे लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पर, और जब ये पार्टिकल यहां पर था तो ये लगा रहा था फोर्स इस डायरेक्शन पर, और ये पार्टिकल जब यहां पर था तो ये फोर्स लगा रहा था इस डायरेक्शन पर, ये जब इधर था इस जगह पर तो ये फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन और जो उसके हमारे मैग्नीट्यूड है वो दोनों के दोनों चेंज होते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है। क्लियर? ये चीज हमारी निकलकर यहां से आ गई। तो इसके आगे का जो डिस्कशन है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा, जहां पर कि हम लोग ने देखा कि किस तरीके से रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम हमारा एग्जिस्टेंस पे आया, उसके क्या क्या फीचर्स थे, और अगले उस पे हम लोग इस पे जो एटमिक स्पेक्ट्रा है उसके बारे में बात करेंगे, और वहां से फिर डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।